हाँ भाई, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? नमन, मोहित। ठीक है। ठीक है, तो बाकी लोग क्यों ज्वाइन नहीं कर रहे हैं भाई? आप लोगों की क्या क्लासेस वगैरह कम हो रही हैं क्या? हैं? नमन, 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 क्लासेस कम हो रही हैं क्या आपकी? कल कोई क्लास हुई या नहीं हुई? कोई क्लासेस वगैरह? इत, इतने कम पार्टिसिपेंट कैसे हैं? आपकी आवाज़ नहीं आ रही है नमन मेरे पास। हम्म? किरण पारा सर, किरण। Yes, sir. हाँ किरण, मेरी आवाज़ आ रही Yes, है? sir. ठीक है, अब आ Yes, रही है sir. आवाज़। ये इतने कम पार्टिसिपेंट कैसे हैं भाई? क्लास वगैरह अटेंड नहीं कर रहे क्या? हैं? बाकी क्लासेस वगैरह नहीं हो रही क्या? कम होती हैं क्या क्लासेस? या सब में इतने ही बच्चे आते हैं? कम आने लग गए? अब पहले तो 10-15 आ रहे थे, अब तो और भी कम हो गए धीरे धीरे। Yes, sir. कम ही आते हैं. अच्छा, अच्छा, अच्छा। ठीक है, देखो मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ। यूनिट फोर्थ अपन डिस्कस कर रहे थे, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो टेस्टिंग है उसको हम डिस्कस कर रहे थे। तो उससे रिलेवेंट जो चीज़ें हैं और जो टेक्निक्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। इसकी मैं आप लोगों को सॉफ्ट कॉपी भी आपके व्हाट्सएप पे भेज दूंगा भाई मैं, है ना? एक तो दूसरी चीज़ ये है कि ऑनलाइन क्लासेस को देखते हुए हो सकता है कि आप लोगों का जो सिलेबस है, जैसे कि आप लोगों के टोटल 5 यूनिट है। देखिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये आपका सिलेबस है, ये कंटेंट है, आपको दिख रहा होगा जो कंटेंट है। ये आपका इस तरीके का सिलेबस डिजाइन किया हुआ है। तो इस सिलेबस के अंदर ऐसा भी पॉसिबल है कि लास्ट टाइम जब आपकी एग्जाम वगैरह हो, तो उस टाइम जैसे कि टोटल 5 यूनिट है। देखिए यूनिट 1 लिखा हुआ है, ये तो सिंपल स्कोप है, कोर्स का स्कोप है, मतलब सॉफ्टवेयर टेस्टिंग आप क्यों पढ़ रहे हैं। उसके बाद में जो ये यूनिट 5 यूनिट है, यूनिट 2 से लेकर यूनिट 6 तक, ये आपका ओवरऑल सिलेबस है। अब हो सकता है कि ऑनलाइन क्लासेस को देखते हुए आप लोगों का जो सिलेबस है वो कम हो जाए। ठीक है, ऐसा पॉसिबल है। अगर आरटीयू हो सकता है कुछ सिलेबस कम कर दे या नहीं करे, ठीक है। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं, किस किस तरीके से हैं। क्योंकि जैसे कि बाकी स्कूल एजुकेशन वगैरह के अंदर तो सिलेबस आप लोगों को पता ही होगा कि कम किया गया है। आरबीएससी और सीबीएसई के अंदर 70% और आरबीएससी में 40% सिलेबस कम कर दिया गया है, तो मे भी पॉसिबल कि आप लोगों के भी हो। तो हम जो ये वाली यूनिट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेस्टिंग, ये हम डिस्कस कर सर रहे ये हैं। सेमेस्टर कब तक होंगे ये भी पता है क्या? हेलो। हाँ सर, ये सेमेस्टर कब तक होंगे ये भी पता है क्या? देखिए सेमेस्टर का ये है कि हो सकता है कि आप लोगों का सेकंड मिड टर्म दिसंबर में हो जाए, तो उसके बाद कंप्लीट है सेमेस्टर। क्योंकि ड्यूरेशन जो है सेमेस्टर का वो ये चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि उससे आप लोगों के बहुत प्रॉब्लम आती है। अभी जो फाइनल ईयर वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एग्जाम्स और अभी कराई लेट, तो उनका अभी रिजल्ट आ गया, आप लोगों को पता हो तो अभी तुरंत रिजल्ट उनका हाँ कर हाँ दिया सर। है। तो उससे क्या है कि जैसे उन लोगों का भी जुलाई अगस्त सितंबर में, अगस्त तक कंप्लीट हो जाए ज़्यादा से ज़्यादा, आप जुलाई के अंदर होना चाहिए वैसे तो, लेकिन अब उनके नवंबर आ गया है। तो इसलिए आप लोगों का जो ड्यूरेशन रहेगा, मैं आपको बता दूं, आप लोगों की अगर एग्जाम वगैरह का तो मुझे नहीं पता कि, क्योंकि कोरोना वापस से चालू हो गया है, तो हो या नहीं हो, लेकिन आप लोगों का ऑनलाइन एग्जाम है वो शायद दिसंबर में कंडक्ट हो जाए, है ना? तो आप तो ड्यूरेशन है वो दिसंबर तक ही माने, अपना सेमेस्टर का ड्यूरेशन दिसंबर है। आपका फर्स्ट मिड टर्म। सर हाँ हाँ। सेमेस्टर दिसंबर में तो नहीं होंगे ना? कौन से एग्जाम?
सेमेस्टर, हाँ सर, अपने जो फाइनल फाइनल एग्जाम की एग्जीटर। आप जो बात कर रहे हैं वो निर्णय सरकार का होगा। देखिए क्या हुआ है कि अभी कोरोना की सेकेंड वेव जो है वो स्टार्ट हो गई है, हाँ। स्टार्ट हो गई है, तो हो सकता है कि ऑनलाइन एग्जाम हो। आप लोगों के ऑनलाइन एग्जाम हुए ना पहले भी? भाई आपके हाँ सर, लेकिन प्रैक्टिकल लिए है वो ना हमने केवल ऑनलाइन? वो सर मिड टर्म हुए थे, सेमेस्टर एक ही बार ऑनलाइन। नहीं, मिड टर्म वगैरह हुए हैं आप लोगों के, और आप लोगों के प्रैक्टिकल भी हुए हैं ऑनलाइन। हाँ तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि ऑनलाइन एग्जाम भी कंडक्ट करा दें अगर जरूरत पड़ी तो, है ना? क्योंकि अगर ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ ऑफलाइन कराना तो ऑनलाइन एग्जाम भी कंडक्ट कराए जा सकते हैं। ओके सर। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग तो दिसंबर के हिसाब से तैयारी करके चलें कि भाई आप मैक्सिमम माने कि 10-15 दिन जो भी है वो क्लासेज लगेंगी, उसके बाद नहीं है, ठीक है? और इस वीक के बाद तो जैसे कि अपन ने भी इस वीक के बाद मैं भी 1-2 वीक बाहर जा रहा हूँ, तो यहाँ आउट ऑफ स्टेशन रहूंगा, तो अपनी जो टेस्टिंग की क्लासेस हैं वो भी नेक्स्ट वीक और 13 तारीख तक सस्पेंडेड रहेंगी इस वीक के बाद में, है ना? ठीक है। तो वो भी जो भी प्रॉब्लम हो वो कोई भी इससे रिलेवेंट कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी स्टूडेंट के, तो मेरे से टेलीफोनिकली या कुछ भी जो नोट्स वगैरह की रिक्वायरमेंट हो मुझे बताए। बाकी मैं भी आपके जो व्हाट्सअप ग्रुप है उस पर भी जो स्लाइड्स वगैरह हैं वो भी शेयर कर दूंगा, है ना? कोई भी चीज़ हो वो बता दूंगा। ठीक है। अब अपन डिस्कस करते हैं। देखिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेस्टिंग हम जो डिस्कस कर रहे थे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेस्टिंग क्या चीज़ होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स क्या होती हैं, वो सारे हमने पिछले टर्म पे भी डिस्कस किया और हमने पहले भी देखा है कि उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर मेनली जो कंसर्न है वो एक क्लास का कंसर्न है कि एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर एक क्लास होती है, उस क्लास के अंदर डेटा मेंबर होते हैं, उस क्लास के अंदर मेंबर फंक्शन होते हैं, ये सारा का सारा कंसेप्ट होता है। अब उसके अंदर जो एक ही तरीके के ऑब्जेक्ट होते हैं उसमें कॉलिंग किस तरीके से होती है वो भी हमने देखा है कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसके साथ हम डॉट मेंबरशिप ऑपरेटर लगा देते हैं और डॉट मेंबरशिप ऑपरेटर के थ्रू फंक्शन जो है उसको कॉल कर लिया जाता है। जैसे कि एक कोई क्लास है उसका ऑब्जेक्ट है फ्रूट, तो फ्रूट डॉट और जो फंक्शन है उसका नाम सेल, फ्रूट डॉट सेल, तो उससे सेल फंक्शन कॉल हो जाएगा। इस तरीके से हायरार्की होती है। उसके फीचर्स हैं वो हमने डिस्कस किए। अब देखिए जो बेसिक जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो टेस्टिंग जो है उसके अंदर अपन जो चीज़ इंक्लूड करते हैं वो ये है कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो सिस्टम है उसके अंदर बेसिकली 3 थिंग्स मस्ट बी डन। तो पहली चीज़ क्या है कि द डेफिनेशन ऑफ टेस्टिंग मस्ट बी broadened to include error discovery technique applied to the object oriented analysis and design model। इसका क्या मतलब है? देखिए इसका मतलब ये है कि ये जो आपके दो फेज हैं, एक तो एनालिसिस फेज और एक डिजाइन फेज, इन दोनों फेजेस के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के एनालिसिस और डिजाइन फेज के अंदर जो भी चीजें हैं उनकी जो डेफिनेशन है इट मस्ट बी क्लियर एंड ऑल द थिंग्स विल बी डन, टेस्टिंग ऑफ ऑल द थिंग्स विल बी डन। एक चीज तो ये है। अब इसमें जो दोनों फेज है इनमें क्या क्या आता है ये तो आपको पता है, एनालिसिस फेज और डिजाइन फेज की बात चल रही है। तो एनालिसिस के अंदर क्या क्या आता है और डिजाइन फेज के अंदर क्या क्या आता है ये सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है। तो वो जो डेफिनेशन है इन दोनों की वो एकदम क्लियर होनी चाहिए और इस तरीके से होनी चाहिए कि सारी की सारी चीजें हैं वो हम देख सकें, उसको हम एनालाइज कर सकें हम उसको, और उसी के अकॉर्डिंग तैयार कर सकें। दूसरी चीज ये है कि जो टेस्टिंग जो स्ट्रेटजी है, जैसे हमने जो टेस्टिंग स्ट्रेटजी पढ़ी है, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, स्ट्रेस टेस्टिंग और काफ़ी सारी टेस्टिंग स्ट्रेटजी पढ़ी हैं। बेसिकली द टेस्टिंग स्ट्रेटजी फॉर द यूनिट एंड द इंटीग्रेशन टेस्टिंग मस्ट चेंज सिग्निफिकेंटली। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यूनिट टेस्टिंग हम कब करते हैं? पहली बात, यूनिट टेस्टिंग हम जब करते हैं कोई एक पर्टिकुलर मॉड्यूल के लिए हम टेस्टिंग कर रहे हो। और इंटीग्रेशन टेस्टिंग हम कब करते हैं? इंटीग्रेशन टेस्टिंग हम तब करते हैं जब एक ओवरऑल पूरे सिस्टम के लिए टेस्टिंग कर रहे हो, मतलब सिस्टम का मतलब है दो से ज्यादा मॉड्यूल और उनको आपस में इंटीग्रेट कर रहे हो। तो ये दोनों अलग अलग है। तो यूनिट टेस्टिंग एक पर्टिकुलर मॉड्यूल की टेस्टिंग है और इंटीग्रेशन टेस्टिंग एक से ज्यादा मॉड्यूल्स को आपस में इंटीग्रेट करने के बाद में ओवरऑल सिस्टम का आउटपुट है, मतलब ओवरऑल सिस्टम है वो इट विल बी वर्क प्रॉपरली और नॉट। तो ये जो टेस्टिंग स्ट्रेटजी है ये टाइम टू टाइम
अलग अलग तरीके से होगी, क्योंकि जैसे कि इसके अंदर एक क्लास है, क्लास के लिए आपने एक मॉड्यूल बना रहा है, तो उसकी टेस्टिंग तो आप यूनिट टेस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन जब खूब सारी क्लासेस को आप कंबाइन करके और एक से ज़्यादा मॉड्यूल्स हैं उनको जब आप आपस में इंटीग्रेट करेंगे, अगर एक से ज़्यादा मॉड्यूल्स को आप इंटीग्रेट करेंगे तो उसके लिए आप इंटीग्रेशन टेस्टिंग, तो इन द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेस्टिंग एवरी टाइम द टेस्टिंग स्ट्रेटजी विल बी डिपेंड ऑन द सिचुएशन, मतलब यूनिट होगी या इंटीग्रेशन होगी ये डिपेंड करेगा कि क्या सिचुएशन है। थर्ड चीज क्या है कि जो डिजाइन ऑफ द टेस्ट केसेस मस्ट अकाउंट फॉर द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर। इसका मतलब ये है कि जो भी टेस्टिंग स्ट्रेटजी के अंदर जो जो हम टेस्ट केस को डिजाइन करेंगे वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर के कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करेंगे। अब जो हम बात कर रहे हैं डिजाइन ऑफ द टेस्ट केसेस, उनकी बात हम ये कर रहे हैं कि जैसे आप लोग कोई क्लास की टेस्टिंग कर रहे हैं, आपने एक क्लास बनाई फ्रूट, उसकी आप टेस्टिंग कर रहे हैं, तो अब उसके अंदर फ्रूट क्लास के अंदर हम हर चीज़ की टेस्टिंग करेंगे। उस क्लास के अंदर डेटा है, वो डेटा प्रॉपरली है नहीं है, उनके डेटा टाइप्स हैं, ये सब कुछ लिखा है, सिंटैक्स और सिमेंटेक्स दोनों तरीके की टेस्टिंग होती है। उसके बाद में हम कौन कौन से फंक्शन इंक्लूड कर रहे हैं, फिर उन फंक्शन के अंदर देखिए आप उस फंक्शन के अंदर काफ़ी सारी टेस्टिंग, फंक्शन के अंदर हर पाथ की टेस्टिंग, उसके अंदर प्रॉपरली पाथ उनका जो हर फंक्शन के अंदर, जैसे आपने फॉर लूप लगा रखा है वो लूप सही काम कर रहा है क्या, या फिर और भी जो जो चीज़ें डू वाइल लूप लगा रखा है या जितनी भी लूप्स लगा रखे उनके, तो उनके जो टेस्ट केसेस जो जनरेट कर रहे हैं हम कि भाई एक तो इस लूप की टेस्टिंग करेंगे, इस पाथ की टेस्टिंग करेंगे, इस बाउंड्री की टेस्टिंग करेंगे, जैसे फॉर आई इक्वल टू 10 और आई लेस देन इक्वल टू 15 आई प्लस प्लस, तो 10 की टेस्टिंग करेंगे। बाउंड्री का आपको मैंने बताया बीवीए बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, तो उसके अंदर हमने अलग अलग चीजें देखी हैं कि भाई 10 की टेस्टिंग करेंगे आई इक्वल टू 10, उससे जस्ट एक पहले की टेस्टिंग करेंगे आई इक्वल टू 9, उसके एक जस्ट बाद की टेस्टिंग करेंगे आई इक्वल टू 12। ऐसे ही फिर बाउंड्री के ऊपर सेकंड वैल्यू अगर 15 है तो 15 से एक पहले 14 की करेंगे, फिर 15 की करेंगे, इस तरीके से फिर 16 की करेंगे। तो ये बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस जो है वो मैंने आपको बताया था, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस के अंदर क्या होता है, वो सारे के सारे केसेज हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ये तो बेसिकली जो तीन चीजें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेस्टिंग के अंदर आती हैं वो यही है कि एक तो सबसे पहली चीज की उसकी जो डेफिनेशन है वो ब्रॉड होनी चाहिए, एनालिसिस और डिजाइन की एवरीथिंग मस्ट बी क्लियरली मेंशन, और सेकंड है कि कौन सी टेस्टिंग स्ट्रेटजी काम में लेंगे वो डिपेंड करेगा उस टाइम के ऊपर कि कौन सी स्ट्रेटजी सुटेबल है, यूनिट है, इंटीग्रेशन है कौन सी। और थर्ड चीज ये है कि जितने भी टेस्ट केसेस जो डिजाइन होंगे वो सारे के सारे यूनिक होंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही टेस्ट केस को बार बार हम जनरेट कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से सॉफ्टवेयर के जो भी जो हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक है उसके ऊपर डिपेंड करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं जैसे कि टेस्टिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो मॉडल्स हैं उनकी टेस्टिंग किस तरीके से कैसे होगी। तो बेसिकली जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच है अगर आप उसको समझ रहे हैं तो उसके अंदर टेस्टिंग भी बहुत ईजी है, जैसे कि हम अभी डिस्कस कर रहे थे। तो टेस्टिंग के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो टेस्टिंग है इसके लिए सिंपली जो चीज़ें हम यूज लेते हैं तो उसके अंदर बेसिकली वी आर इंक्लूडेड द मेनली द टू थिंग्स, वन इज द डेटा मेंबर एंड सेकंड वन इज द मेंबर फंक्शन, ये दो चीज़ें हमारे पास होती हैं। तो उसके अंदर जैसे कि सबसे पहली चीज तो हम ये फाइंड आउट करेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आ सकती है, तो प्रॉब्लम किन किन चीज़ों में आ सकती है। तो प्रॉब्लम अगर मान लो जैसे कि हम ये बात करते हैं कि जैसे कि बेसिकली उसके अंदर जो चीज़ें होती हैं जैसे कि एक तो क्लास के अंदर क्लास होता है, एट्रीब्यूट होता है, उसके अंदर ऑपरेशंस होते हैं और मैसेज होते हैं। तो बेसिकली जो क्लास है वो क्लास जो है उसके अंदर आपके डेटा मेंबर होंगे और उसके अंदर मेंबर फंक्शन होंगे, और उस जो मैसेजेस हैं वो आपकी मेन क्लास में होगा। तो मेन क्लास जो है, मेन मैसेजेस का मतलब है जैसे आपने क्लास डॉट फंक्शन, क्लास डॉट मेंबर, ये मैसेज है। तो ये चीज़ें आपके पास होती हैं उस पूरे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो अप्रोच है उसके अंदर। तो इसके अंदर जो मॉडल्स हैं उसके अंदर हम क्या करते हैं, द रिव्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस और डिजाइन मॉडल इज यूजफुल बिकॉज ऑफ द सेम सिमेंटिक कंस्ट्रक्शन जो अपीयर एट द एनालिसिस डिजाइन एंड कोड लेवल, मतलब इनके अंदर जो भी अप्रोच होती है उस अप्रोच का जो भी जो कंस्ट्रक्शन होता है वो एक जैसा होता है और जो अप्रोच होती है वो एक जैसी होती है। मतलब इसमें क्लास होगी तो आपने 10 क्लास बनाई तो वो सारी क्लासेस, क्लास कीवर्ड लिखेंगे क्लास, फिर क्लास का नाम, क्लास फ्रूट, फिर उसके बाद में उसके अंदर
आपने मेंबर लिखा तो मतलब कोई मैंगो हुआ, एप्पल हुआ, पाइनएप्पल हुआ, ये सारे फिर मेंबर फंक्शन। ठीक है, उसमें फिर उसके अंदर अलग अलग उसके अंदर आप लोग जानते हैं कि जो एक्सेस स्पेसिफायर जिनको हम बोलते हैं पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड, वो डाल देते हैं। ठीक है, तो ये तो लेकिन जब भी हम कोई क्लास बनाएंगे, चाहे कितनी भी क्लास बनाए, 10 क्लास बनाए, 20 क्लास बनाए, कोई भी प्रोग्राम के अंदर, कोई भी मॉडल के अंदर, तो वो सारी की सारी क्लासेज हैं, वो सारी क्लासेज एक ही तरीके की स्ट्रक्चर होगी उनकी। ठीक है, तो जो बेसिक कंसेप्ट है वो यही है कि जो भी एनालिसिस और जो डिजाइन मॉडल्स हैं वो सब एक ही तरीके के उनके अंदर कंस्ट्रक्शन होते हैं, तो उसके अंदर ज्यादा हमें सोचने की जरूरत नहीं। एक ही फिनोमेना, जैसे कि आप बार बार एक ही कोई गेम खेल रहे हैं, आप कोई गेम खेल रहे हैं और आप उस गेम के अंदर एक ही तरीके के लेवल देख रहे हैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप एक ऐसा गेम खेल रहे हैं जिसके अंदर अलग अलग तरीके के लेवल्स हैं, तो आपको एकदम से हर चीज आपको एवरी टाइम यू शुड टेक द डिफरेंट टाइप ऑफ द डिसीजंस, एंड you will always alert that what will happen in the next case। ठीक है, तो अब आपको पहले से पता है कि एग्जाम का जो पैटर्न है उसमें ये 5 यूनिट्स हैं, इनमें से आएगा, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी कि भाई ये 5 यूनिट है, ये पढ़नी है, ये यहाँ से पढ़नी है, इस तरीके से पढ़नी है। ठीक है, तो बेसिक थिंग्स जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो अप्रोच है उसके अंदर जो ये चीजें जो बनती हैं, क्लास, और क्लास के अंदर जो डेटा मेंबर और उसके जो ऑपरेशन जिनको हम बोलते हैं फंक्शंस, जो और जो इनके जो मैसेजेस हैं, मैसेजेस जो वॉइड मैन के अंदर हम जिनको डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को बार बार कॉल करते रहते हैं, तो ये सारी चीजें हैं, ये जितने भी लेवल्स हैं उनमें एक जैसी रहती हैं। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर सेम है, इसलिए हमें ज्यादा दिक्कत नहीं आती। ठीक है, एक एक चीज जो है वो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। अच्छा, मेरे को एक डिफरेंस बताएंगे सिमेंटिक और ये जो सिमेंटिक लिखा हुआ सिमेंटिक, ये सिमेंटिक क्या चीज होती है भाई? ये चीज आप लोगों ने सिमेंटिक और ये सिमेंटिक क्या चीज होती है, ये चीज आप मेरे को बताएंगे? कौन बताएगा मेरे को आप में से? सिमेंटिक, सिमेंटिक का क्या मतलब होता है? सिमेंटिक क्या होता है भाई? कोमल सोनी, सिमेंटिक क्या होता है? कोमल, यस सर। सिमेंटिक क्या होता है कोमल? नाम सुना है या फिर पहली बार ही सर सुना है? यस सर, सुना है। क्या होता है सिमेंटिक? सर सिमेंटिक का जनरली मीनिंग होता है लॉजिक। लॉजिक, लॉजिक, उसका क्या लॉजिक है ना? तो वो एक ही तरीके के यस जो सर। कंस्ट्रक्शन होता है वो इसमें होता है। ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। तो जो सिमेंटिक कंस्ट्रक्शन हो तो सेम होता है। ठीक है, तो और जो सेकंड चीज है वो ये है कि therefore a problem in the definition of the class attribute that is uncovered during the analysis will circumvent side effect that might occur if the problem were not discovered until the design and code। इसका मतलब ये है कि जब एक ही तरीके का जो कंस्ट्रक्शन है, इसके अंदर जब कंस्ट्रक्शन एक ही तरीके का, सारी चीजें एक ही है, वो सब के अंदर अलग अलग क्लासेस के अंदर एक ही तरीके की चीजें चलती हैं, तो जो प्रॉब्लम जो है उसके अंदर वो प्रॉब्लम अगर मान लो डिजाइन फेज या एनालिसिस फेज और डिजाइन फेज और उसके अंदर मान लो ढूंढी नहीं गई है प्रॉब्लम, उसका टेस्ट नहीं किया गया है, तो वो ही प्रॉब्लम आगे जाएगी, मतलब वो प्रॉब्लम है वो आगे की तरफ एक्सीड कर जाएगी, तो उसी प्रॉब्लम को हमको ढूंढना है। टेस्ट केस के अंदर वही चीज है, वो हमें ढूंढनी है कि भाई उसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, उसको किस तरीके से बताएं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर सेम है, तो इसके अंदर वो प्रॉब्लम या तो उस फेज में मिल जाएगी, जैसे डिजाइन फेज के अंदर मिल गई, नहीं मिली तो वो उसके अंदर फिर कोड फेज के अंदर, तो वो प्रॉब्लम हम नेक्स्ट में ढूंढ लेंगे। तो अनडिस्कवर्ड जो एरर्स हैं, जो अनडिस्कवर्ड जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको हमें ढूंढना है किसी भी तरीके से। ठीक है, ठीक है, तो जो करेक्टनेस है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल्स के अंदर, इसके अंदर जो हम चीज़ें लेते हैं कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं उनको हमें मतलब जिनके अंदर प्रॉब्लम्स हमें और जो करेक्ट करनी है, वो उसके अंदर हम देखते हैं कि जो एनालिसिस और डिज़ाइन फेज है, जो एनालिसिस फेज है और डिज़ाइन फेज है, उसके अंदर सिमेंटिक करेक्शन कैन बी जो असेस्ड बेस्ड ऑन द मॉडल कन्फर्मेंस टू द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम डोमेन। मतलब ये है कि हमें एक बार जो पता चल गया है कि प्रॉब्लम क्या है, मतलब क्लास का कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होगा, एक क्लास में किस किस तरीके से डेटा बनेंगे, किस किस तरीके से काम होगा,
किस किस तरीके से हायरार्की होगी, तो वो जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग हम उसका कंस्ट्रक्शन कर देंगे, क्योंकि उसके अंदर फिक्स रहता है कि भाई डेटा मेंबर लिखेंगे, मेंबर फंक्शन लिखेंगे, फिर उसके अंदर हमें ये पता रहता है कि पब्लिक क्या लिखना है, प्राइवेट क्या लिखना है, प्रोटेक्टेड क्या लिखना है, क्योंकि इनके सब एक्सेस स्पेसिफायर में भी जैसे हमें पता है कि कौन सी चीज़ को हमको डेटा को हिडन रखना है, किस डेटा को हमको बताना है, ठीक है। और किस तरीके से जो वर्किंग स्ट्रेटजी है, जो सिमेंटिक जो स्ट्रक्चर है वो सेम है, तो हमको पता है सारी की सारी चीज़ें क्या है, तो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के थ्रू उसको एनालाइज करेंगे, इसमें होना क्या चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग इसका हमको करेंगे, ठीक है। जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि जो मॉड्यूल, अगर अगर कोई मॉड्यूल है वो अगर इट विल रिफ्लेक्ट द रियल, इट विल रिफ्लेक्ट द एक्यूरेट एक्यूरेटली इन द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, ठीक है। तो मतलब ये अगर एकदम वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम उसको एकदम अच्छे से जस्टिफाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये सही है, मतलब ये ठीक है, और इसका मतलब ये सिमेंटिकली करेक्ट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर हम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को अच्छे से डिफाइन करने का मतलब है कि वो एक पर्टिकुलर उसको सही तरीके से इंटरप्रेट कर रहा है, कि जो स्ट्रक्चर है उसको बता रहा है कि भाई हाँ इस तरीके से है, और इसके अंदर जो जो भी चीज़ें हैं उसको अच्छे से उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, और फिर उसके बाद हम उसकी टेस्टिंग करके चेक कर लेते हैं कि भाई सही है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट ये है कि इसके अंदर टू डिटरमाइन वेदर द मॉडल डज इन फैक्ट रिफ्लेक्ट रियल वर्ल्ड जो रिक्वायरमेंट है, इट शुड बी प्रेजेंटेड टू प्रॉब्लम डोमेन एक्सपर्ट हु विल एग्जामाइन द क्लास डेफिनेशन हायरार्की फॉर ओमिशन एंड एम्बिग्यूटी। तो जो इसका मतलब ये है कि जो रियल वर्ल्ड की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो रियल वर्ल्ड को अगर वो अच्छे से मतलब डिफाइन कर रहा है कि भाई रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है, उसको अच्छे से अगर वो प्रॉब्लम को बता रहा है कि भाई ये प्रॉब्लम है, रियल वर्ल्ड सिनेरियो को अच्छे से एक्यूरेटली वो बता रहा है, तो उसके अंदर जो उसके जो एक्सपर्ट्स हैं, जो प्रॉब्लम्स जो देख रहे हैं, वो उसकी जो उसकी क्लास हो गई है, और जो जो उसकी और बाकी जो स्ट्रक्चर्ड है उनको वो देख लेते हैं कि भाई इनके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स है, और अगर वो प्रॉब्लम उस टाइम अगर वो समझ में नहीं आती, कई बार ऐसा होता है कि वो प्रॉब्लम्स है वो डिज़ाइन फेज के अंदर समझ में नहीं आती है, तो वो प्रॉब्लम है उसको कोडिंग फेज के अंदर एनालाइज किया जाता है, जैसे कि हमने पिछले जो स्लाइड में देखा था कि एक येट अनडिस्कवर्ड एरर बोलते हैं जिनको हम, जो अभी तक खोजी नहीं गई है, तो वो प्रॉब्लम बहुत लेट भी समझ में आती है, वो प्रॉब्लम जैसे कि पर्टिकुलर कई डिज़ाइन फेज के अंदर पकड़ी नहीं गई, जैसे आप लोग बग्स वगैरह काफ़ी देखते रहते हैं कि ट्विटर वगैरह इनके अंदर जो बग्स आते हैं उनको बहुत लास्ट में जिनको पकड़ा जाता है कि भाई किस वजह से प्रॉब्लम आ गई है, क्या प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है। जो एक जो CRC जो है, जो क्लास रिलेशनशिप चेक जिसको हम बोलते हैं, क्लास रिलेशनशिप डायग्राम है, उसके अंदर क्लास रिलेशनशिप डायग्राम जो है वो एकदम एक्यूरेट बनना चाहिए। जो क्लास रिलेशनशिप का डायग्राम आप लोगों ने UML में बनाया है, क्लास डायग्राम जो है वो क्लासेज आपस में एकदम से अच्छे से डिफाइन होनी चाहिए कि भाई किस तरीके से आपस में कनेक्टेड होंगी, और किस तरीके से ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक UML में बताया है क्लास रिलेशनशिप का, मतलब वो अगर प्रॉपर तरीके से क्लासेज हैं, वो अगर रिलेशनशिप उनकी अच्छे से नहीं पता है कि कौन सी क्लास में की क्या रिलेशनशिप है, तो फिर उस प्रॉब्लम को हम एक्यूरेटली नहीं देख सकते हैं। तो मैं देखता हूँ मेरे पास अगर अवेलेबल है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या हम चीज़ बनाते हैं। ये देखिए, ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम को देखिए, इस डायग्राम को आप लोगों ने बनाया है, मेरे हिसाब से सबने, आप लोगों ने ये डायग्राम जो है ये आपने पहले देखा है कि भाई इसके अंदर क्या इस तरीके से सारी चीज़ें, मैंने आपको UML जो लैब थी, आप लोगों के जो UML लैब के अंदर आप लोगों ने बनाया हुआ है UML आप लोगों के, तो ठीक है भाई, है।
आपने ये लैब यूएमएल वाली लैब की कि किरण पारासर? किरण, यस सर। ये यूएमएल डायग्राम बनाए हैं क्या आप लोगों ने? यस सर। ये कहाँ, कौन सी लैब में बनाए थे? ये आपने शायद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लैब में बनाए होंगे। यस सर। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बनाया ना। यूएमएल लैब तो अभी खत्म कर दी है, उसकी जगह तो पाइथन चालू कर दिया। यूएमएल की लैब थोड़ी आई है आपके, वो तो नो सर, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर यूएमएल डायग्राम आप लोगों ने बनाए थे। ठीक है, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर जो ये जो चीज़ें हैं, ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है। इस डायग्राम के अंदर काफ़ी सारी ये क्लासेस बनी हुई है। देखिए मैं आपको बताऊँ, ये सारी क्लास कस्टमर क्लास है, ये ऑर्डर क्लास है, ये पेमेंट क्लास है। ये तीन क्लासेज हैं। ये है क्रेडिट, कैश, चेक, और ये क्लास है, इसका नाम है ऑर्डर डिटेल और आइटम। ये अलग अलग क्लासेज हैं। टोटल इसके अंदर ये 8 क्लास दी हुई है। इस पूरे डायग्राम में 8 क्लास है। कस्टमर, पेमेंट, ऑर्डर, क्रेडिट, कैश, चेक, ऑर्डर डिटेल, आइटम, ये अलग अलग क्लासेज हैं। तो ये जो क्लासेज हैं, इनके अंदर दो चीज़ें, हर क्लास के अंदर दो चीज़ें हैं, डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन। जैसे देखिए ये ऑर्डर क्लास है, इसके अंदर ये डेटा, डेट, स्टेटस, ये डेटा, डेटा मेंबर बोलते हैं। ये मेंबर फंक्शन, कैलकुलेट टैक्स, कैलकुलेट टोटल, कैलकुलेट टोटल वेट, इस तरीके से। ठीक है। सेम इसी तरीके से जैसे ऑर्डर डिटेल, ऑर्डर डिटेल के अंदर सेम वही चीज़। ऑर्डर डिटेल के अंदर दो डेटा है, इसके अंदर ये रहा डेटा मेंबर, क्वांटिटी, टैक्स स्टेटस। आप एक से ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं, खूब सारे काम, मतलब और भी डेटा काम में ले सकते हैं, जैसा कि आप लोग डिज़ाइन करेंगे उसके अकॉर्डिंग। फिर सेम उसी की तरह जैसे कि फंक्शंस, तो फंक्शन में कैलकुलेट सब टोटल, कैलकुलेट वेट एंड कैलकुलेट टैक्स, और ये इसमें काफ़ी सारी और भी काफ़ी सारी चीज़ें हम डाल सकते हैं ये ऑर्डर डिटेल के अंदर। अब देखिए ये जो रिलेशनशिप है, ये बहुत अच्छे से होनी चाहिए। जैसे कि ये रिलेशनशिप है, देखिए इसके अंदर ये आपका एक ये ट्राइंगल बन रहा है, इसको जर्नलाइजेशन कह रहे हैं, जर्नलाइजेशन, इसको जर्नलाइजेशन हम कह रहे हैं। तो जर्नलाइजेशन का मतलब है ये एक क्लास है, पेमेंट क्लास, इसकी सब क्लास है, पेमेंट क्लास है, इसकी सब क्लास है, इसको हम कह रहे हैं जर्नलाइजेशन। ठीक है। और एक जो ये बाकी जो है, जैसे कि ये डायमंड है, ये डायमंड देखिए आप, ये डायमंड टाइप बना हुआ है, इसको बोलते हैं हम एग्रीगेशन। एग्रीगेशन, एग्रीगेशन का मतलब ये होता है कि एक जो ये क्लास है, ये क्लास, ये एक इन द एसोसिएशन ऑफ बिलोंग टू द अनदर क्लास। जैसे कि ऑर्डर है, तो ऑर्डर के अंदर ऑर्डर डिटेल है। ठीक है। तो ये इसकी सब क्लास नहीं हो के, ये इसके एसोसिएशन में है। ये एसोसिएशन मतलब इस ऑर्डर के अंदर खूब सारी चीजें हैं, इस ऑर्डर के अंदर खूब सारी चीजें। ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके से, तो ये रिलेशन है, ये एसोसिएशन। जैसे इससे 0 to 1, 1 to 0, जैसे आपने सुना है मैनी टू मैनी रिलेशन, 1 to मैनी रिलेशन, 1 to 1 रिलेशन, और मैनी टू 1 रिलेशन, इस तरीके से। तो ये क्या है कि ओवरऑल जो सिनेरियो है, इट विल बी इट विल बी रिफ्लेक्ट एकदम मीन्स करेक्टली। तो जो क्लास रिलेशनशिप है, इट विल ऑलवेज बी रिफ्लेक्ट स्मूथली एवरी टाइम। ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। ठीक है। तो एवरी टाइम दो जो 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 क्लास रिलेशनशिप है, वो उसको जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है उसको एकदम अच्छे से बताए, अच्छे से समझाएं, ताकि वो प्रॉब्लम है वो इजीली समझ में आ जाए और उसकी चेकिंग की जा सके। ठीक है। तो जो क्लास मॉडल कंसिस्टेंसी का मतलब यही है, जो हमने अभी जो डायग्राम डिस्कस किया है, जो क्लास रिलेशनशिप, जो कंसिस्टेंसी जो मॉडल है, उनको हम देखें और उसके अंदर रिलेशन देखें कि भाई ये जर्नलाइजेशन है, एसोसिएशन है, 1 to 1 रिलेशन है, 1 to मैनी रिलेशन है, या कौन सी तरीके की कौन सी रिलेशनशिप है, उसको किस तरीके से मेंटेन किया गया है, क्या वो सही तरीके से है, मतलब उसके अंदर हम जो इनहेरिटेंस काम में ले रहे हैं, या फिर अगर मान लो हम जो अलग अलग मॉड्यूल्स के अंदर इंटरफेस काम में ले रहे हैं, वो प्रॉपर है या नहीं है, वो सारी की सारी चीज़ें हैं, वो हम उसको चेक करते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर हम देखते हैं। तो इस क्लास जो मॉडल कंसिस्टेंसी है, क्लास मॉडल कंसिस्टेंसी का मतलब है कि वो जो रिलेशनशिप अगर एक्यूरेट है, तो इसका मतलब वो चीज़ सही है। तो उसके अंदर हम प्रॉब्लम को देखते हैं कि भाई कौन कौन से टेस्ट केस बनेंगे इसके अंदर। ये टेस्ट केस हो गया, जैसे ये दूसरा टेस्ट केस क्या हो गया, और तीसरा टेस्ट केस क्या हो गया, तो उनके अंदर रिलेशनशिप है वो प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है। तो ये चीज़ें आपने पढ़ी हैं। आप को शायद जर्नलाइजेशन और एग्रीगेशन, इनके अंदर शायद डिफरेंस भी अच्छे से पता होगा, मैंने बताया होगा जर्नलाइजेशन और एग्रीगेशन। जैसे कि
पेमेंट है तो पेमेंट के खूब सारे पार्ट हैं, जैसे अपन ने जो डायग्राम देखा अभी उसके अंदर यही था कि भाई जनरलाइजेशन जो होता है उसमें क्या होता है, एक क्लास जैसे आप पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट आप ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, मतलब जनरलाइजेशन उसके अंदर हम ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करते हैं उस relationship को। तो एक क्लास को दूसरी क्लास से जब भी कनेक्ट करेंगे ट्रायंगल से करेंगे, ट्रायंगल से पता लग जाता है कि भाई ये जनरलाइजेशन है, मतलब एक उसी की सब पार्ट है, उस क्लास के सब पार्ट, मतलब जो फीचर्स है जैसे हम इनको जो इनहेरिट करते हैं। और एग्रीगेशन के अंदर मतलब एग्रीगेशन को हम जब भी रिलेशनशिप को शो करते हैं वो डायमंड से करते हैं, डायमंड के तरीके का होता है जो हमने अभी देखा। एग्रीगेशन का वर्ड है जो उसको जैसे हम एवरेज निकालते हैं तो एग्रीगेशन का पार्ट है, एवरेज फंक्शन है वो एग्रीगेशन का पार्ट है। तो ये सारी चीज़ें, तो जो स्ट्रेटजीज हैं और जो कुछ स्ट्रेटजीज हैं वो हम नेक्स्ट टाइम पे डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की, ठीक है भाई। तो ये सब बाकी हम देखेंगे और क्या क्या स्ट्रेटजीज हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे। अभी एक बार सब लोग मेरे को अटेंडेंस बोल दीजिए, मैं नाम लूँगा, वो सब लोग अटेंडेंस बोलेंगे, है ना। कौन कौन हैं आप लोग पार्टिसिपेंट, अभी इस टाइम कम है, बहुत ही कम, फिर भी एक बार आप अटेंडेंस बोल दीजिए जिस जिसका नाम मैं बोलूँ, क्योंकि आप लोग अगर इसी तरीके से क्लास में कम लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो फिर आप लोगों को जो असेसमेंट होगा उसमें मार्क्स भी कम मिलेंगे आप। हाँ, आरती शर्मा, अभिषेक, आदित्य, आदित्य टाक, ऐश्वर्या, अमन, अमीशा, अनीशा, अंजलि, अविचल, यस। अविचल है क्या प्रेजेंट? हाँ सर। ठीक है। आयुषी, भास्कर, चेतन, चिराग, दीपक, धीरज, दिव्यांशी, गौरव, गुंजन, हरिता, हर्षिता, हेम, हाँ बोलिए कौन? हाँ ठीक है भाई, अर्चिता लगा दी थी मैंने। हेमू, जयेश, केशव, किरण, Yes, किशन, sir. ठीक है, किशनलाल, किशनलाल शर्मा। कोई अगर छूट जाए तो चैट बॉक्स में मेंशन कर देना भाई, सब लोग मत करना। कोमल शर्मा, कोमल सोनी, प्रेजेंट सर। लक्ष्मिका, मनोज, मनोज सुथार, मुस्कान शाह, नमन श्रीमाली, प्रेजेंट सर। नीलेश, ठीक है नमन, नीलेश, नितेश, पाक्षिक, यस। ठीक है, पलक, पलव, परमेश्वर, प्रहलाद, प्रकाश, अपना माइक्रोफोन अनम्यूट तभी करें भाई जब आपका नाम बोला जाए। अगर आपकी अटेंडेंस किसी वजह से रह गई है तो आप चैट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। प्रियांशी, प्रियांशी शर्मा, रौनक, सांवरलाल, श्रेया, श्रेयांश, शुभम, शुभांशु यादव, सौरभ जोशी, सुमन झा, सूरज माली, टिंकू परमार, वैभव देसवाल, विशाल शर्मा, विश्वेंद्रादित्य, जाहिद, योगेश, मोहित। ठीक है, पलक लगा दिया मैंने, पलक। और भी कोई अटेंडेंस से रह गया है तो चैट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। कोई अगर रह गया हो, जिसको ऐसे लग रहा हो कि मैंने मेरा नाम, ठीक है, पाक्षिक मोहित, ठीक है, पाक्षिक मोहित, मोहित, मोहित सुखवाल, ठीक है भाई, बाकी नेक्स्ट टाइम पे डिस्कस करेंगे। ओके।